स्वागत है। आप लोग जो है मेरा साथ दीजिए, मैं आपका साथ दूंगा और आप मेरा चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करते जाइए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। देखिए मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट खोज के लाया हूं और ख़ास करके ऑनलाइन का पेपर का सीरीज़ मैं करा रहा हूं। अगर ऑनलाइन का सीरीज़ आप अच्छे से कीजिएगा तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि यहाँ से आपको पता चलता है कि असली क्वेश्चन क्या पूछता है, हमारी असली औकात क्या है, हम कितना क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पा रहे हैं, हम कितना क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं। यह आपको यही ओरिजिनल पेपर से, ऑनलाइन के पेपर से ही पता चलेगा। तो मैं आपके लिए यही लेके आया हूँ, इसीलिए आप जो है अच्छे से इसको बनाइए और इसको अधिक से अधिक क्वेश्चन को लगाने की कोशिश कीजिए, तभी जो है आप अच्छे से अच्छे स्कोर कर पाइएगा आने वाले एग्ज़ाम में। तो ये जो एग्ज़ाम है आपका, ये एग्ज़ाम है आपका 20 दिसंबर 2021 का ये एग्ज़ाम है और ये ऑनलाइन पेपर है। इसमें हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी करेंगे। आपको पता है इसमें इंग्लिश हिंदी देखिए दोनों क्वेश्चंस आता है। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करने से पहले देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। ये आपके सामने क्वेश्चन है। पहले इसको स्वयं से लगाइए, पहले खुद से लगाइए आप लोग, और उसके बाद फिर अपना आंसर लिख लीजिए। और फिर जब हम आंसर आपको बताएं, जो ऑफिशियल आंसर है, जो ऑफिशियल की में आंसर दिया हुआ वही आपको बताएंगे, तो आप उसको ठीक कर लीजिएगा और उसको सही करते जाइएगा। इसी तरह आप प्रैक्टिस कीजिएगा। तो लगाते हैं हम लोग क्वेश्चंस क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा सिद्धांत है ना, कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। देखिए इस पर गौर कीजिए कि यह पूछ रहा है कि विकास का सिद्धांत नहीं है। चलिए अब इसमें पहला जो आपको दिया हुआ है वह दिया हुआ है ऑप्शन, पहला ऑप्शन पर यह कि विकास एक धारणीय और एका आयामी होता है। ये बात कहाँ तक सत्य है या कहाँ तक असत्य है, जो पढ़ा होगा अच्छा से विकास को वह निश्चित रूप से समझ गया होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। ये थोड़ा इस पर थोड़ा डाउट हो रहा है कि यह सिद्धांत नहीं है, लेकिन आगे भी हम लोग पढ़ लेते हैं। आगे दूसरा ऑप्शन है आपका कि विकास ऊपर से नीचे और केंद्र से बाहर की ओर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला कि विकास ऊपर से नीचे और केंद्र से बाहर की ओर होता है। हम लोग जानते हैं कि विकास की जो गति होती है वह कैसी होती है, स्पाइरल होती है, ऊपर से नीचे होती है, अर्थात सिर से पैर तक होती है। ये बात आप लोग जानते हैं कि सिर से पैर तक होती है। सिर से जो पैर तक ये विकास होती है, इस विकास को हम क्या, इस सिर से पैर तक की जो गति को क्या कहते हैं, सीफालोकोडल कहते हैं। क्या कहते हैं, सीफालोकोडल। आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, सीफालोकोडल कहते हैं। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको आप मस्तिका भी मुखी भी कहते हैं। कभी कभी ये मस्तिका भी मुखी भी बोलते हैं, मस्तिका भी मुखी भी बोलते हैं, है ना। मस्तिष्क से अभिमुखी, नीचे की ओर जो विकास की गति होती है उसे मस्तिका भी मुखी कहते हैं। तो ये हो गया। तो विकास एक तो सिर से पैर तक हो गया, विकास आपका सिर से पैर तक हुआ, ऊपर से नीचे तक होता है। और एक विकास क्या होता है, मध्य भाग से लेकर के बाहर की तरफ होती है। मध्य भाग से बाहर की तरफ भी विकास की गति होती है। इस मध्य भाग से बाहर की तरफ गति को क्या कहते हैं, प्रोक्सिमल डिस्टेंस बोलते हैं, है ना। इसको इंग्लिश में प्रोक्सिमल डिस्टेंस बोलते हैं। तो विकास क्या एक दिशीय हुआ, नहीं हुआ। तो ये सेंटेंस तो गलत लग रहा है। और ये सेंटेंस तो सही है कि एक दिशीय नहीं है, ये तो गलत है। लेकिन ये सेंटेंस विकास ऊपर से नीचे केंद्र से बाहर की ओर होता है, ये सेंटेंस क्या है जी, बिल्कुल सही है। आपको समझा दिया इस बात को। विकास आनुवांशिकता और संपोषण पर प्रभावित होता है। आनुवांशिकता और संपोषण, आनुवांशिकता का मतलब होगा हेरिडिटी और संपोषण मतलब हो गया आपका वातावरण, इन्वायरमेंट का मतलब, इन्वायरमेंट से यहाँ पर इसका तात्पर्य है कि क्या हो गया, संपोषण, अन्न पालन पोषण विवाद आप तो सुने होंगे, तो उसी से रिलेटेड है कि विकास आनुवांशिकता और संपोषण से प्रभावित होता है। तो ये क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल सही है, ये लाइन बिल्कुल सही है। विकास का सिद्धांत ये भी है। दूसरा है कि विकास सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। ये भी सही है कि विकास जो है जिस समाज में होगा, जिस संस्कृति में बालक होगा, बालक का विकास भी उसी संस्कृति और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होगा। इस बात को आप जानते हैं अच्छा से। तो अब समझिए कि इसमें कौन सा आंसर होगा। आप तक तो आप समझ गए होंगे आंसर क्या होगा। तो सिद्धांत कौन नहीं है, तो पहला वाला सिद्धांत आंसर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपका क्वेश्चन है कि सीफालोकोडल प्रिंसिपल। देखिए अब अभी हम आपको सीफालोकोडल समझाया और अभी क्वेश्चन आ गया कि सीफालोकोडल प्रिंसिपल इज अप्लीकेबल इन द
स्फेयर ऑफ किस में होता है, सिफालोकोडल अप्लीकेबल। तो इसमें इसको आप समझिए क्या कह रहा है। तो देखिए शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है, ये सवाल है आपका कि विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है जी। तो ये जो गति है यह कैसी गति है, तो ये क्या मोटर डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। तो मोटर डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है, इसीलिए सिफालोकोडल और प्रॉक्सिमल डिस्टेंस ये जो होता है साइको मोटर डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा जी, आंसर आपका हो जाएगा पहला वाला आंसर, गामक विकास के अंतर्गत ये आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्वेश्चन है आपका कि भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संवेदनशील अवस्था भाषा विकास के संदर्भ में कौन सी है। सेंसिटिव जो पीरियड होती है, आप जानते हैं कि सेंसिटिव पीरियड कौन सी होती है जी, जहाँ पर भाषा का विकास सबसे अच्छे ढंग से होना चाहिए, अगर नहीं हो पाया तो फिर दिक्कत हो जाता है। तो वह क्या होता है, वह होता है पूर्व बाल अवस्था होता है या प्रारंभिक बाल अवस्था उसे हम बोलते हैं। तो जन्म पूर्व का समय तो नहीं ये होगा, ये तो कट ही गया। प्रारंभिक बाल अवस्था ये होगा, मध्य बचपन ये भी नहीं होगा, युवा अवस्था ये तो होगा ही नहीं। इसलिए प्रारंभिक बाल अवस्था जो है ये वाला जो है यही आपका क्या है, आंसर है, यही आपका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको पढ़ना पड़ेगा जब आप स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट पढ़ते हैं, उसी में आपको पढ़ना पड़ता है कि जन्म पूर्व का समय कैसा होता है, प्रारंभिक बाल अवस्था क्या है, उत्तर बाल अवस्था के कौन से गुण है, फिर किशोरावस्था, फिर ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी यह क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो ज़्यादा वीडियो लंबा होगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके आपको मेन कंटेंट हम बताते चले जा रहे हैं। चलिए आगे क्वेश्चंस क्या है देख लीजिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चंस ये भी है कि ये कह रहा है कि परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया, परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं, बच्चे अपने व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं, भाषा सीखते हैं और आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करते हैं, क्या कहलाता है। तो ये क्या होगा, जब परिवार के अंतर्गत जो समाजीकरण होता है, देखिए समाजीकरण के 3 स्तर होते हैं, एक प्रारंभिक समाजीकरण, एक द्वितीय समाजीकरण है ना, और एक थर्ड ये होता है खास करके प्रारंभिक समीकरण, द्वितीय समाजीकरण आप लोग सुने होंगे। तो प्राइमरी सोशलाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है वह कहाँ से शुरू होता है, वह आपका परिवार से ही शुरू होता है। तो ये तो वही बात बन रहा है कि परिवार में आरंभ होने वाला, तो पहली बात तो परिवार में आरंभ वाला समाजीकरण क्या होगा, प्रारंभिक समाजीकरण ही होगा। तो इसमें तो कोई दो मत है ही नहीं। द्वितीय समाजीकरण क्या विद्यालय में शुरू हो जाता है, समाज में शुरू हो जाता है। तो ये तीनों कट गया आपका और आंसर आपका प्रारंभिक समाजीकरण आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग से, देखिए कोहलबर्ग से 4 या 5 क्वेश्चन तो आपको फिक्स है कि पूछेगा ही पूछेगा। तो ये कोहलबर्ग को बड़ा अच्छा से समझिए, बड़ा अच्छा से सिद्धांत को पढ़िएगा। हमारी भी कोशिश होगी हम भी आपको यहाँ कोहलबर्ग हो सके तो समझाए, टॉपिक लेकर आए, लेकिन अभी आप उसको अच्छे से कहीं जहाँ भी मिल रहा है उसको अच्छा से पढ़ लीजिए। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है। शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर बात बोला है, क्या बोला है, शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य, यानी वहाँ पर समाजीकरण, सामाजिक परिप्रेक्ष्य से बच्चा सीखने लगता है। तो पूर्व पारंपरिक चरण, पारंपरिक चरण, और क्या है जो उत्तर पारंपरिक चरण, और क्या है दूरस्थ पारंपरिक चरण, और पहला पूर्व पारंपरिक चरण। तो इसमें कौन होगा, देखिए समाजीकरण से पहले की जिसमें कोहलबर्ग ने 3 स्तर दिए थे, 3 लेवल दिए हैं। कोहलबर्ग का 3 लेवल है और प्रत्येक लेवल जो है ना 2-2 भागों में बांटा हुआ और 6 स्टेजेज है। तो प्रत्येक लेवल जो 3 भागों में बांटा हुआ है उसमें पहला लेवल है पूर्व परंपरागत चरण लेवल, और दूसरा है पारंपरिक चरण, और तीसरा है उत्तर पारंपरिक चरण। यही तीनों में आपको आंसर मिल जाएगा। तो पूर्व पारंपरिक चरण में बालक जो होता है वह समाज से उतना नहीं सीखता है, वह आज्ञा और दंड से सीखता है। वहाँ पर ओबीडियंट एंड पनिशमेंट वाला स्टेज बोलते हैं, गुड गर्ल एंड गुड बॉय वाला पनिशमेंट समझते हैं हम, वो कैरेक्टर पाया जाता है वहाँ पर।
तो इसीलिए पूर्व परंपरागत में वह समाज से जुड़ जाता है बच्चा, और समाज के नियमों कायदों को हल्का फुल्का समझने लगता है, और उसके समाज के नियमों कायदों को ही हूबहू उतार लेता है ज़िंदगी में, उसमें कोई सवालिया नहीं करता है। यह पारंपरिक चरण हो गया। तो यहाँ पूछ भी रहा है वही कि सामाजिक परिप्रेक्ष्य में तो आधारित होता है, तो सामाजिक परिप्रेक्ष्य का आधारित क्या होगा? पारंपरिक चरण ही होगा। आपको आंसर मिल गया होगा। उत्तर पारंपरिक चरण में यहाँ बच्चा समाज के जो सीखा हुआ चीज़ों को ग्रहण तो करता है, लेकिन यहाँ तर्क लॉजिक विकसित करता है। अगर जो सही है उसी पर वह अटल रहता है, और जो गलत है तो वो उसको चैलेंज भी कर देता है समाज के नियमों को, इसीलिए वह उत्तर पारंपरिक चरण होता है। तो आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या होगा जी? पारंपरिक चरण होगा, जहां पर सामाजिकरण परिप्रेक्ष्य में वह आधारित होता है उसका नैतिक चिंतन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आप लोग को इस तरह से बड़ा मुश्किल से कोई समझाएगा, हम इतना आपके लिए समझा रहे हैं। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। हम आपको यहाँ अभी जितना भी ऑनलाइन क्वेश्चन है सब कराएंगे, धीरे धीरे सारा कराएंगे। तो आप जो है इतना तो बनता है कि आपका भी कि लाइक शेयर कम से कम किया कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को, देखिए नई सूचनाओं को यहाँ लिखा है अपने मौजूदा ज्ञान में, ये भी सब तुम्हें ध्यान दीजिए, मौजूदा ज्ञान दे रखा है, मौजूदा ज्ञान में नई सूचनाओं को शामिल करने को क्या कहते हैं? जो पियाजे को अच्छा से पढ़ा होगा वो निश्चित रूप से पढ़ा होगा स्कीमा क्या है ना, एसिमिलेशन क्या है, एकोमोडेशन क्या है, और इक्विलिब्रेशंस क्या है, समायोजन क्या है, आत्मसातीकरण क्या है, संगठन क्या है, यह सभी पढ़ा होगा। तो उसी में कहता है कि जब हम नई सूचनाओं को मौजूदा ज्ञान में शामिल कर लेते हैं तो वह क्या होता है जी? वह क्या होता है? आत्मसातीकरण होता है। क्या होता है? आत्मसातीकरण। देखिए मौजूदा ज्ञान में आप कर रहे हैं तो आत्मसातीकरण होगा, लेकिन जब आप मौजूदा ज्ञान को चेंज कर देते हैं नई सूचनाओं को ग्रहण करने के लिए तो वह क्या होगा? वह समायोजन कहलाएगा। तो इस बात को आपको अच्छे से ध्यान देना होगा कि यहाँ आत्मसातीकरण या आत्मसातकरण होगा इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है तथा वह समझने लगी है कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक है। अब तर्क करने लगी है, परंतु प्रत्ययों का संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती है। यानी ना तो क्रमबद्धता की गुण उसमें है और ना ही संरक्षण करने में वह सक्षम है। तो ये क्रमबद्धता क्या है, संरक्षण क्या है, जो है इस बात को अच्छा से पढ़ा होगा इसके बारे में, सिद्धांत के बारे में, तो वह इसको पकड़ेगा। नहीं तो पियाजे को अच्छा से नहीं पढ़ा होगा तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा स्टेजेज को। तो देखिए हम आपको बता दें कि ये जो चरण दिया हुआ है विकास के, पियाजे के संज्ञाते विकास की किस अवस्था की बात है, इन्होंने 4 अवस्था दिया है। एक दिया है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, एक है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और एक है संवेगी गामक, ये तो नहीं होता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है, अमूर्त होता है और पूर्व होता है, और एक क्या होता है जी? मूर्त होता है। तो यही चारों हैं। एक वो सेंसरी मोटर स्टेज होता है, जिसे आप कह सकते हैं संवेगी गामक अवस्था बोलते हैं, इंद्रिय गामक अवस्था भी उसको हम बोलते हैं, तो वह होता है। तो जब बच्चा शुरुआत में इंद्रियों की सहायता से कोई काम करता है, इंद्रियों में ज़्यादा फोकस होता है, तो वह इंद्रिय गामक अवस्था में आ जाता है। यहाँ पर हम आपको ज़्यादा गहराई में नहीं, यहाँ पर आपको ऊपर हल्का सा समझा रहे हैं। और जब बच्चा उतना तर्क नहीं कर पाता है, लॉजिक नहीं कर पाता है, वह संरक्षण के गुण को नहीं समझ पाता है, क्रमबद्धता को भी नहीं कर पाता है ना, वो रिवर्सिबिलिटी भी नहीं कर पाता है, यानी कि उल्टी गिनती उल्टा भी नहीं समझ पाता है, तो वो होता है क्या होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होता है वो। और जब इस सब को समझ लेता है, तर्क लॉजिक कर लेता है, तो वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है। और जब बच्चा हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग कर पाता है तो वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहलाता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि संरक्षण और क्रमबद्धता के गुण को वह क्या कर रहा है? नहीं कर पाती है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा, क्योंकि वह नहीं कर पाती है। यही बोलता कि कर पाती है, अगर बोल देता कि कर पाती है तो क्या हो जाता है जी? तो यह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाता, तब ये वाला आंसर होता आपका, ये वाला। लेकिन अभी ये वाला आंसर आपका हुआ, यही आपका सही आंसर है। क्यों नहीं कर पा रही है? शब्द को तो समझती है लेकिन उसको संरक्षण भी नहीं कर पाती और क्रमबद्धता भी नहीं कर पाती है। तो यहीं से आप इसको पकड़ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपके सामने क्वेश्चन है कि समीपस्थ विकास के क्षेत्र का संप्रत्यय किसने प्रतिपादित किया? ये तो बहुत आसान है, इसे ZPD के नाम से जानते हैं।
पी डी, ZPD है ना, ZPD समपस्त विकास का क्षेत्र कहलाता है, ये ZPD होता है ये, ठीक है। तो ये तो किसने प्रतिपादित किया, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है कि लेव वाइगोस्की का यह देन है। तो ये लेव वाइगोस्की हो जाएगा आपका सामने, ये सामने जो आपको दिख रहा है लेव वाइगोस्की, यही आपका आंसर हो जाएगा, लेव वाइगोस्की। ये सीधे सीधे यहीं से आया। यहीं पर आपको पार के बारे में पूछा, इसके फोल्डिंग के बारे में पूछ लेता है तो भी लेव वाइगोस्की होता, सामाजिक अधिगम के बारे में पूछता तो भी लेव वाइगोस्की ही होता। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद आपके सामने क्वेश्चन ये है, सामने देखिए ये क्वेश्चन सामने आ गया। कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा कथन लेव वाइगोस्की के मूल सिद्धांतों को सही मायने में दर्शाता है। देखिए वही बात को हम अभी बोल रहे थे, वही क्वेश्चन भी पूछ लिया कि कौन सा कथन लेव वाइगोस्की के मूल सिद्धांत को दर्शाता है। चूँकि बात मूल सिद्धांत का है ना, तो इतना समझिए कि इस वाइगोस्की का सारा जोर सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में ही बच्चे के विकास को लेकर रहा है। तो जहाँ भी सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य रहा है वहाँ आप आराम से इसको मार सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा जी, 9 का आंसर क्या हो जाएगा कि ये अधिगम एक सामाजिक क्रिया है, अधिगम एक अंतर्मन प्रक्रिया है, ये भी नहीं होगा। अधिगम उत्पत्ति मूलक क्रमादेश है, ये भी नहीं होगा। अधिगम एक अक्रमबद्ध प्रक्रिया जिसके 4 चरण है, ये भी नहीं होगा। 4 चरण की बात तो वह करता है, प्याजे जी ने करता है ना। तो ये वाइगोस्की ने ये विकास को क्या माना है, कंटिन्यूअस प्रोसेस माना है। इसका ऐसे ग्राफ बनता है कि कंटिन्यूअस होता है, विकास की जो गति होती है वह क्या होती है, कंटिन्यूअस होती है। तो ये हो गया इसका आंसर सही, थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दिया आपके सामने। चलिए आगे आपका क्वेश्चन है कि एक प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है, व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है। तो निरंतर व्यक्तिगत प्रतियोगिताओं का आयोजन करना। देखिए प्रगतिशील कक्षा क्या होता है, प्रोग्रेसिव लर्निंग जो पढ़ा होगा उसी में प्रगतिशील शिक्षा भी आता है या कक्षा का भी जिक्र आता है, जहाँ पर प्रजातांत्रिक ढंग से बच्चों को समझाया जाता है। वहाँ पर बच्चे को जो है ना अधिक से अधिक मौका अवसर दी जाती है, एक दूसरे के साथ अपने अंदर की क्षमता को बाहर निकाले का सबका सुना जाता है वहाँ पर। तो वैसी कक्षा को वहाँ बोल रहा है सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण पूछ रहा है। तो ये क्या होगा कि इसका ये निरंतर व्यक्तिगत प्रतियोगिताओं का आयोजन। अगर व्यक्तिगत प्रतियोगिता बार बार करवाइएगा तो बच्चा के अंदर क्या हो जाता है, थोड़ा बहुत क्या होता है, अपने अंदर हरासमेंट आ जाता है, बच्चा डिमोरलाइज हो जाता है, इसलिए ये नहीं होगा। मौखिक दंड का प्रयोग, देखिए दंड हो गया, उसके बाद पनिशमेंट, ये सब शब्द जहाँ भी आए दंड देना, ये सब गलत है, इसको काट दीजिए इस ऑप्शंस को। तो ये तो कट ही गया। एक रूपी मानकीकृत पाठचर्या, देखिए एक रूपी मानकीकृत पाठचर्या भी चलाइएगा तो बच्चा जो है उतना ग्रोथ नहीं कर पाएगा। एक रूपी एक समान आप स्टैंडर्ड पाठचर्या तो चेंज होते रहता है, समय के अनुसार परिस्थिति के अनुसार पाठचर्या बदलती रहती है, तो ये भी नहीं होगा इसका। तो 3 तो काट ही दिए, तो चौथा ही होगा। देखिए केवल लगा हुआ है तो ये मत समझ जाइएगा कि केवल वाला गलत हो गया, ठीक है केवल वाला अधिकतम गलत हो, लेकिन पढ़िए भी तो सही क्या कह रहा है। कह रहा है कि केवल अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना। यानी आप अगर सिर्फ अधिगम का मूल्यांकन करवाते हैं, यानी आप जो पढ़ें उसी का जस्ट बाद आप उसका एग्जाम ले लेते हैं, तो ये गलत है, ये सही नहीं है। ये प्रगतिशील कक्षा में सार्थक अधिगम को बढ़ावा देने वाला विधि नहीं है, इसमें व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण यह नहीं होगा। लेकिन जब अधिगम के लिए मूल्यांकन करते हैं, देखिए अधिगम का मूल्यांकन होता है, अधिगम के लिए मूल्यांकन होता है, अधिगम के रूप में मूल्यांकन होता है। तो अधिगम के लिए मूल्यांकन यानी आप पढ़ा भी रहे हैं, साथ ही साथ आप उसका टेस्ट भी कर रहे हैं, आप अधिगम उसका मूल्यांकन भी कर रहे हैं और लचीला है, फ्लेक्सिबल चीज़ है, तभी आपको यही अधिगम के लिए मूल्यांकन कहलाता है। इसलिए केवल अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर यदि अधिगम के लिए मूल्यांकन बल देते हैं तो यह उदाहरण व्यक्तिगत अधिगम विधि का क्या है जी, उदाहरण है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। तो इसका आंसर 4 नंबर आपका हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए निम्नलिखित में कौन सा विकास का सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि बच्चे में संज्ञानात्मक विकास, सांकेतिक भाषा के विकास
का पूर्वगामी है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्होंने कहा कि कौन सा विकास का सिद्धांत यह बात का समर्थन करता है कि बच्चे में, देखिए संज्ञानात्मक विकास का जहाँ बात बोल रहा है ना, तो संज्ञानात्मक विकास के बारे में अगर कहीं भी बात आए ना, तो आप जीन पियाजे जी का थ्योरीज का कॉग्निटिव जो है ना, यही हो जाता है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ही ने दिया है और कोई नहीं दिया है। तो यहीं से आप इसको ट्रिकी माध्यम से पकड़ सकते हैं कि पियाजे का ही सिद्धांत होगा। पियाजे ने कहा है कि भाषा का जो विकास होता है वह क्या होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से क्या होता है, बाद में होता है। यानी पहले कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, उसके बाद भाषा का विकास होता है। वहीं जे वाइगोस्की ने माना है कि नहीं, भाषा का विकास पहले होता है। वहाँ माना है कि नहीं, भाषा जो है ना, भाषा के विकास के पूर्वगामी होता है क्या, मानसिक डेवलपमेंट। लेकिन इन्होंने माना, पियाजे ने माना कि नहीं, पहले जो है मेंटल डेवलपमेंट हो जाता है, विचार का जो है ना विकास हो जाता है। उसके बाद जब चिंतन विचार का विकास हो जाता है, फिर भाषा का विकास होता है। यानी भाषा विकास क्या होता है, पूर्वगामी होता है, पूर्व से पीछे चलने वाला होता है। तो यह बात कौन मानता है जी, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह मानता है। तो ये आंसर हो गया, इसको एक्सप्लेन भी कर दिया आपके सामने। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन है आपका कि जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए एक अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रयोग की जाने वाली कौन सी विधि उचित नहीं है पूछा है, उचित नहीं है। तो जेंडर पक्षपात को चुनौती देना, ये क्या, जेंडर पक्षपात को चुनौती देना, ये तो अच्छी बात है, ये उचित है। हालांकि कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग अलग बैठने की व्यवस्था करना, ये उचित नहीं लग रहा है, तो आगे पढ़ लेते हैं। फिर भी जेंडर भेदभाव का चर्चा करना, ये तो उचित है कि आप जेंडर को रोकने के लिए जेंडर भेदभाव पर चर्चा कीजिए, सामूहिक रूप से चर्चा कीजिए, ये तो सही हो जाएगा। ऐसे उदाहरणों का प्रयोग करना जिसमें लड़के और लड़कियां गैर परंपरावादी भूमिकाओं में दिखाई देता है। यानी आप ऐसे उदाहरण का इस्तेमाल कीजिए जिसमें जरूरी नहीं कि लड़की जो काम करते हैं या परंपरावादी की चूल्हा चौका वाला, तो वही उसका उदाहरण दिखेगा। तो वैसे उदाहरण दीजिएगा तो जेंडर को बढ़ावा देना होगा। लेकिन लड़की को आप अगर बाइक चलाते हुए दिखा दे रहे हैं, लड़की को अगर ऑफिस जाते हुए दिखा रहे हैं, लड़का को अगर आप खाना बनाते हुए दिखा रहे हैं, तो ये गैर परंपरावादी भूमिका की बात हो जाएगा। आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, हंसी आ रहा होगा, लेकिन आजकल ये होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप सुने होंगे कि अधिकतम पुरुष ही अच्छे खाना बनाता है। सेफ क्या होता है, पुरुष ही होता है। इसीलिए जरूरी नहीं है, जिसका जो रुचि है वह कर सकता है, उसके लिए कोई ये नहीं है, ये ही नहीं करना है कि लड़की है तो लड़की के लिए जो काम बटा हुआ है परंपरावादी रूप में खाना बनाना, चूल्हा चौका करना, तो ये घर का काम तो यही करेगी, नहीं तो ये तो जेंडरवादी सोच हो जाएगा फिर आपका। तो ये ही बोल रहा है, तो ये क्या है, ये उचित है या पूछा है उचित नहीं है, ऐसा पूछा है। देख लीजिए आप क्वेश्चन पर, उचित नहीं है पूछा है। तो ये बालक बालिकाओं को अलग अलग बैठाने की व्यवस्था करना, इससे जो है ना जेंडर भेदभाव और क्या होता है जी, बढ़ता ही है। इसलिए यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, उचित यही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब 13वां क्वेश्चन है, देखिए अच्छा से पढ़ लीजिए इसको, थोड़ा सा लग रहा होगा बड़ा है लेकिन कुछ खास नहीं है। पारो अपने पिता की बढ़ई की दुकान में उनकी सहायता करती है। वहाँ पर जो है ना, वह लकड़ी के ब्लॉक को अपने पिता द्वारा सिखाई गई विधि सफलतापूर्वक माप लेती है। पिता उसका जो सिखा रहा है वो आराम से कर रहा है। हाल ही में WS स्कीम के अंतर्गत पब्लिक विद्यालय में प्रवेश मिला और जहां पर वह शैक्षिक अपेक्षाओं खासकर गणित की सामना करने में असमर्थ है। इस स्थिति में अध्यापक को क्या करना चाहिए? ये काम के बारे में, सिचुएशन के बारे में, बच्चे के बारे में बताया है कि बच्चा ये माहौल में रह रहा है, लेकिन उसको स्कूल में एडमिशन तो मिला है, लेकिन वह गणित में क्या है, कम पिछड़ा है, तो उसको कैसे पढ़ाएगा, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, ये सवाल आपसे पूछा गया। पारो को कहना चाहिए कि उसमें पढ़ने की क्षमता नहीं। ये तो गलत ही बात है कि कोई भी बच्चे को ये नहीं कह सकते हैं कि आप बहुत कमज़ोर हैं, बुद्धू है या मंद बुद्धि का है, ये सब कहना बहुत गलत होगा, और ये सब ऑप्शन तो पहले ही काट दीजिए। पारो को परीक्षाएं देनी चाहिए और दोहराव और वेधन को बढ़ावा देना चाहिए। दोहराव रटंत प्रणाली से आपको दूर रखना है, ये भी गलत हो गया। पाठ्यक्रम और अध्ययन सामग्री को पारो के लिए प्रासंगिक बनाना चाहिए। ये बहुत बात है कि जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, जो अध्ययन सामग्री है, वो प्रासंगिक बनाना चाहिए, उससे संबंधित बनाना चाहिए, रिलेटेड होकर बनाना चाहिए। पारो द्वारा विद्यालय के बाहर सीखे गए गणितीय अनुभवों का समावेशन करना चाहिए। और बच्चा जो बाहर में गणित से जुड़ा हुआ क्रियाकलाप करता है, उससे जोड़कर आप पाठ्यक्रम को बनाइए ना जी, उससे अध्ययन सामग्री उसको दीजिए ना, उसका उदाहरण उससे रिलेटेड करके दीजिए ना। देखिए बच्चा कैसे न गणित सीख जाता है, कैसे काउंटिंग करना नहीं सीख जाता है। बच्चा को चॉकलेट वाला उदाहरण दीजिए, गोली वाला उदाहरण दीजिए, गुल्ली को कैसे हम
गिनते हैं, तो वो सब करके आप दीजिएगा। उसको रोज़मर्रा के चीज़ से जोड़ा हुआ जब उदाहरण देते हैं तो निश्चित रूप से बच्चा सीख जाता है गणित खेल खेल में ही। पारों को घर पर सीखने के ज्ञान को स्कूल से सीखने ज्ञान से पृथक करने चाहिए, तो ये तो गलत ही बात है। आपको तो जोड़ के पढ़ाना है। एनसीएफ भी तो यही बोल रहा है कि बाहरी ज्ञान को स्कूली ज्ञान से जोड़ के पढ़ाइए, आप पुस्तकीय ज्ञान पर ही समाहित मत रहिए। तो ये तो पहला ही गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? आप लोग तो निकाल दिए होंगे, तो 3 नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्वनि और लय, ध्वनि है, लय है, और क्या है जी? शब्द के अर्थ के प्रति सचेतन, यानी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना, कॉन्शस हो जाना, किस बुद्धि के मूल है। आप हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत जब पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा, बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है उन्होंने, 8-9 बुद्धि का प्रकार लगभग बताया है। तो उसमें यह जो ध्वनि और लय और शब्द से संबंधित जो बुद्धि है जिसके बारे में उन्होंने चर्चा किया है, वो क्या है जी? वह भाषा से संबंधित भी है। जिसका जितना अच्छा भाषा होगा वो उतना अच्छा ध्वनि के साथ, लय के साथ, शब्दों के साथ खेलेगा, उतना अच्छा कविता बनाएगा, उतना अच्छा संगीत बनाएगा, तो वह भाषिक ही होगा। तो यह हालांकि संगीत ही बुद्धि से संबंधित है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस अलग होता है, लेकिन ध्वनि, लय और शब्दों के साथ जो होती है वो भाषिक होगा। यहाँ पर यह क्या हो जाएगा? भाषिक होगा, क्योंकि भाषा से खेलता है। आपको लग रहा होगा थोड़ा उटपटांग, लेकिन इसका इंग्लिश देख लीजिए, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए, सेंसिटिविटी टू द साउंड के बारे में सेंसिटिविटी। राइम्स, देखिए राइम्स शब्द आया ना यहाँ पर, राइम्स एंड मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स कैरेक्टराइज विच ऑफ टाइप ऑफ द इंटेलिजेंस। तो ये क्या हो जाएगा जी? इंटरपर्सनल नहीं होगा। इंटरपर्सनल क्या होता है? इंटरपर्सनल होता है कि एक दूसरे के साथ वार्तालाप करने में कौन कितना स्किल्ड है, कौन कितना कुशल है। किसी को दूसरे से बात करने में बहुत अच्छा स्किल प्राप्त होता है, वो एक दूसरे को बहुत अच्छा से प्रभावित कर देता है। बात कर लेगा, अच्छा से बात करेगा, ढंग से बात कर लेगा, जैसे आप सॉफ्ट स्किल के नाम भी देते हैं, तो वो इंटरपर्सनल के अंतर्गत। और इंट्रापर्सनल जो दूसरों को समझने का अपेक्षा खुद को जो अच्छा से समझ लेता है, खुद के अंदर की जो ताकत है, क्षमता, उसको समझा, तो इंट्रापर्सनल के अंतर्गत आ गया, इंटेलिजेंट के अंतर्गत। लिंग्विस्टिक जो लैंग्वेज से रिलेटेड होता है, जैसे ये साउंड से रिलेटेड, राइम से रिलेटेड, मीनिंग ऑफ वर्ड से रिलेटेड जो होता है वो लिंग्विस्टिक के अंतर्गत आ जाता है। तो यही आंसर है आपका। स्पेशल मतलब स्थानीय से, मैप वगैरह बारे में जिसका इंटेलिजेंट होता है वह स्पेशियल कहलाता है। तो ये हो गया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन लास्ट है, यहाँ तक 15 क्वेश्चन ही कराएंगे, उसके बाद फिर 15 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। आप लोग मेरा वीडियो को देखते रहिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। देखिए, एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में कौन सी आकलन विधि अधिक उपयुक्त रहेगी? तो सामाजिक संरचना कक्षा में कौन सी आकलन विधि सबसे अधिक उपयुक्त रहेगी, यह बात पूछा है आपको। सामाजिक संरचनात्मक कक्षा यानी समाज और से रिलेटेड एंड सोशल स्ट्रक्चर में से संबंधित पूछ रहा है, और वैसा माहौल है, वहाँ आप कैसे आकलन कीजिएगा, वहाँ आप बच्चों कैसे जांच कीजिएगा। तो सहयोगी प्रायोजित कार्य यानी एक दूसरे को कोऑपरेट करके आप कीजिएगा। एक शब्दोत्तर वाले वस्तुपरक प्रश्न ये तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक शब्द उत्तर वाले वस्तुपरक प्रश्न बहुत आसान होता है, एक ही व्यक्तिगत वाला बात होता है, वहाँ सामाजिक कंस्ट्रक्शन की कोई बात नहीं होती, संरचनात्मक की बात नहीं होती। मानक परीक्षण भी कीजिएगा तो वह भी रटा रटाया बात हो जाएगा। मात्र स्मरण पर आधारित ये भी नहीं होगा, ये तो रटा रटाया हो ही जाएगा। तो इसीलिए आपका पहला वाला ऑप्शन ही सही है, पहला वाला ऑप्शन ही बिल्कुल सही है, और यही आपका आंसर है। सहयोगी प्रायोजित कार्य करना चाहिए, जिससे सामाजिक संरचना कक्षा में आकलन की यह सबसे उपयुक्त विधि है। तो आपको आशा करते हैं अच्छा से समझ में आया होगा। मेरी यही प्रयास है आप लोगों का, यह दिखाना कि क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछा जा रहा है। आप जब देखते हैं, समझते हैं और क्वेश्चन फिर लगाते हैं, फिर उसका एक्सप्लेनेशन हम करते हैं आपको, तो आपको बहुत फ़ायदा होता है, और आने वाला एग्जाम में आप निश्चित रूप से अच्छा कीजिएगा। ठीक है, बाय। आप लोगों का अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आप ईमानदारी पूर्वक मेहनत करते हैं तो निश्चित रूप से आप सफल होइएगा। अपने काम के प्रति ईमानदार होइए, अपने काम के प्रति पूरे ही ऑनेस्टी के साथ कीजिए, ठगने वाला काम मत कीजिए, ना खुद को ना दूसरे को, और अपना काम कीजिएगा इस तरह से, तो निश्चित रूप से आप जो है सीटेट में अच्छे मार्क्स से पास कीजिएगा। ठीक है, आप सबों का तहे दिल से शुक्रिया, आप हमारे वीडियो देखें, आपका धन्यवाद।